हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम एनक्लेक्स का जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जो एनक्लेक्स के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, नहीं रिवाइज किया है, वे एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या है? A client seeking advice about contraception asks a nurse about how an intrauterine device prevents pregnancy. How should the nurse respond? क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट है जो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एडवाइस लेना चाह रहा है। वो पूछता है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रेगनेंसी को किस तरह से प्रिवेंट करती है। तो हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड? तो नर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो आपको बताना है आईयूडी प्रेगनेंसी को किस तरह से प्रिवेंट करती है। फर्स्ट, इट कवर द एंट्रेंस टू द सर्वाइकल ओस। जो सर्वाइकल ओस की जो एंट्रेंस है उसको कवर कर लेती है। सेकेंड, द ओपनिंग टू द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है आईयूडी उनको ब्लॉक कर देती है। थर्ड, द स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द वेजाइना। आईयूडी की वजह से जो स्पर्म है वेजाइना तक नहीं पहुंच पाते। फोर्थ में है, इट प्रोड्यूसेस अ स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट। जो आईयूडी है इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट जो स्पर्मिसाइडल के लिए मीन्स स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट मीन्स जो यूट्राइन जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह का प्रोड्यूस कर देती है, किस तरह से बना देती है? स्पर्मिसाइडल मीन्स वहाँ पे जो स्पर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आप सभी को पता है कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो क्या करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म अगर एंट्री करता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप ही किल हो जाता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोड्यूसेस अ स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट। जिसमें कॉपर होता है वो क्या करता है? एंडोमेट्रियम को इन्फ्लेम कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या चलते हैं। What is important for a nurse to discuss with a client who just had a vasectomy? एक क्लाइंट की वेसेक्टमी हुई है, तो वेसेक्टमी आपको पता है किसमें करते हैं? मेल क्लाइंट के लिए वेसेक्टमी करते हैं और फीमेल में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए टेबेक्टमी। ये परमानेंट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनकी बात हो रही है। तो वेसेक्टमी मेल्स के लिए है। तो इसमें कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नर्स को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहिए रिगार्डिंग दी वेसेक्टमी? फर्स्ट है, रिकैनालाइजेशन ऑफ द वास डिफरेंस इज़ इम्पॉसिबल। कि वेसेक्टमी करने के बाद जो वास डिफरेंस को रिकैनाल करना इम्पॉसिबल है। मीन्स उसको हम फिर से जो है, जो उसका जो पाथ है फिर से हम ओपन कर दें, वास डिफरेंस की जो ओपनिंग है फिर से हम खोल दें, वो इम्पॉसिबल है। सेकेंड, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 डेज। कि वेसेक्टमी के बाद जो है अनप्रोटेक्टेड कॉइटस सेफ है 1 वीक और 10 डेज के अंदर। सम इम्पॉर्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक्स। वेसेक्टमी के बाद जो इम्पॉर्टेंसी है वो देखने को मिलती है। फोर्थ, देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशन टू क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ स्पर्म। कि वेसेक्टमी के बाद कम से कम जो है मेल क्लाइंट को क्या करना चाहिए कि 15 इजैकुलेशन होने चाहिए, ताकि जो उसका जो ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाए, मीन्स कोई भी स्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ऑप्शन है आपको कौन सा लगा है वो आपको बताना है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वेसेक्टमी के रिगार्डिंग वो कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि वेसेक्टमी के बाद हम जो क्लाइंट को हम एडवाइस करते हैं कम से कम 15 इजैकुलेशन होने चाहिए, उसके बाद ही वो सेफ़ जो है अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, ताकि उसका जो भी ट्रैक्ट है वहाँ पे कोई स्पर्म प्रेजेंट ना हो। बाकी फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। कुछ एक्सटेंट तक, कुछ केसेस तक, कुछ परसेंट तक जो वेस्ट डिफरेंस को फिर से रिकैनाल कर सकते हैं हम। फोर्थ में क्या है? सम स्पर्मेटोजोआ विल रिमेन वायबल इन द वेस्ट डिफरेंस फॉर अ वेरिएबल टाइम आफ्टर वेसेक्टमी। इसलिए हम 15 इजैकुलेशन के लिए बोलते हैं। फर्स्ट में देयर हैज़ बिन सम सक्सेस इन रिवर्सिंग दिस प्रोसीजर, मीन्स रिकैनाल हम कर सकते हैं वेस्ट डिफरेंस को। सेकेंड में प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन अंटिल एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन हैज़ बीन वेरीफाइड।
जब तक हम सीमन में स्पर्म की एब्सेंस को हम वेरीफाई नहीं कर लेते हो। वेरीफाई हम कैसे करेंगे? 15 इजैकुलेशन। तब तक क्या है, हमें प्रिकॉशन की ज़रूरत है। द प्रोसीजर डज नॉट अफेक्ट सेक्शुअल फंक्शनिंग, इम्पोर्टेंस को कोई नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the common problem that confronts the client in labor when an external fetal monitor has been applied to her abdomen? क्वेश्चन में क्या है, एक क्लाइंट है जो लेबर के अंदर है और एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर अप्लाई किया गया है उसके एब्डोमेन पर। तो उस टाइम जो कॉमन प्रॉब्लम है जो क्लाइंट फेस करती है वो क्या होती है जब एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर उसके एब्डोमेन पर अप्लाई किया गया हो। फर्स्ट में है इंट्रूजन ऑन मूवमेंट, उस मदर की या फिर जो क्लाइंट है उसकी मूवमेंट पे इंट्रूजन मीन्स उसको डिलिमिट कर दिया गया हो, उसकी मूवमेंट नहीं करने को उसको बोला हो। सेकंड, इनएबिलिटी टू टेक सिडेटिव, फीटल मॉनिटर की वजह से वो सिडेटिव नहीं ले पा रही है। थर्ड, इंटरफेरेंस विद ब्रीदिंग टेक्निक, जो उसकी ब्रीदिंग टेक्निक है मीन्स सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। फोर्थ, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर की वजह से वेजाइनल एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। तो कॉमन प्रॉब्लम है जो एक्सटर्नल फीटल में मॉनिटर से रिलेटेड है जो मदर फेस करती है वो आपको बतानी है। तो राइट ऑप्शन है इसमें वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन कि इंट्रूजन ऑन मूवमेंट। अगर जो मदर है मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, जो फीटल जो मॉनिटर है वो अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉमन जो प्रॉब्लम है वो मदर के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। सेकेंड में इनएबिलिटी टू टेक सिडेटिव, फीटल मॉनिटर लगाने से सिडेटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है। इसलिए ब्रीदिंग टेक्निक्स पर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो आराम से अपनी ब्रीदिंग टेक्निक कर सकती है, अच्छे से सांस ले सकती है और वेजाइनल एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। Because the client is attached to a machine and the movement may alter the tracing, movement is discouraged, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मदर मूवमेंट करेगी तो ट्रेस नहीं हो पाता है, इसलिए मूवमेंट हम डिस्करेज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ए क्लाइंट पोस्ट मेनोपॉज अंडरगोज एंटीरियर पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी, व्हाट शुड द डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड। एक क्लाइंट है पोस्ट मेनोपॉज मीन्स मेनोपॉज हो चुका है और उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी की गई है। कॉल्पोरेफी किस लिए की जाती है, अगर कोई वेजाइनल वाल रिपेयर के लिए हम जो है कॉल्पोरेफी करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के रिपेयर के लिए हम कॉल्पोरेफी करते हैं। तो उसमें डिस्चार्ज टीचिंग में क्या हमें बताना है मदर को, वो आपको बताना है। फर्स्ट, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट। सेकेंड, लिमिटिंग डेली एक्टिविटीज़। थर्ड, रिपोर्टिंग साइंस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। फोर्थ, ऑब्जर्विंग फॉर साइंस ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। कि कॉल्पोरेफी के बाद हम क्लाइंट को बताएंगे कि हाई फाइबर डाइट उसको लेना है। सेकेंड, डेली एक्टिविटीज़ को कम करना है। थर्ड, यूरिनरी रिटेंशन का अगर होता है तो उसको रिपोर्ट करना है। फोर्थ, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के साइन के लिए भी उसको ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है। तो कॉल्पोरेफी के बाद हम डिस्चार्ज टीचिंग के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें कौन सा पॉइंट करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन हाई फाइबर डाइट के लिए हम क्लाइंट को बोलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दिस टाइप ऑफ सर्जरी पेन इज एसोसिएटेड विद बेयरिंग डाउन, क्योंकि जब क्लाइंट बेयरिंग डाउन जब करता है तो उससे क्या होता है, पेन होता है। तो इसलिए द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द फ्लूइड फाइबर एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कॉल्पोरेफी के बाद क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है इसकी वजह से जो क्लाइंट है बेयरिंग डाउन जब करता है तो उसको पेन होता है। पेन से बचने के लिए हम क्लाइंट को जो हाई फाइबर डाइट है वो लेने के लिए बोलते हैं, फ्लूइड्स इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं और जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड अपने आप ही गलत हो जाता है, डेली एक्टिविटीज़ को हमें लिमिट नहीं करना होता है बल्कि हमें एक्सरसाइज एनकरेज करना है। थर्ड, reporting the signs of urinary retention, the anterior colporrhea is expected to reduce the incontinence. Urinary retention is not expected. colporrhea के बाद जो urinary retention expect नहीं किया जाता बल्कि ये इसके chances को reduce करता है।
Rectovaginal fistula involves only the vaginal wall. The rectum should not be involved. क्योंकि मैंने कॉल्पोरेफी में पहले ही बताया था कि जो वेजाइनल वॉल रिपेयर के लिए हम कॉल्पोरेफी करते हैं तो इसमें जो रेक्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो फिस्टूला के चांस भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट रेस्टिंग पोजीशन शुड अ नर्स एनकरेज फॉर अ क्लाइंट विद अ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है क्लाइंट को, तो उस टाइम जब रेस्टिंग पोजीशन हम क्लाइंट को कौन सी देंगे? फर्स्ट सिम्स पोजीशन, सेकंड फाउलर्स पोजीशन, थर्ड सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड, फोर्थ लिथोटमी विद हेड एलिवेटेड। तो इसमें कौन सी पोजीशन आप देंगे? रेस्टिंग पोजीशन यहाँ पे पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? आपको पहले से पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो सेकंड जो ऑप्शन है फाउलर पोजीशन, ये हम क्लाइंट को देते हैं पीआईडी के अंदर। इससे क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन होता है, ड्रेनेज होता है, एक्सीडेट होता है, वो कहाँ पे? नीचे ग्रेविटी की वजह से लोअर पेल्विस में इकट्ठा हो जाता है। फाउलर पोजीशन क्या होता है? फैसिलिटेट द लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन बाय पुलिंग एक्सीडेट इन द लोअर पेल्विस। इसमें क्या, जो ग्रेविटी की वजह से जितना भी एक्सीडेट है, जो भी अंदर जमा हुआ है, सिक्रीशंस है, वो लोअर पेल्विस के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए हम फाउलर पोजीशन क्लाइंट को देते हैं पीआईडी के अंदर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, द क्लाइंट विद अ 3rd degree यूट्राइन प्रोलैप्स इज शेड्यूल्ड फॉर अ वेजाइनोप्लास्टी। व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द सर्जन विल ऑर्डर। एक क्लाइंट है जिसकी यूट्राइन प्रोलैप्स हो चुका है, 3rd degree यूट्राइन प्रोलैप्स है, वेजाइनोप्लास्टी के लिए सर्जरी है, जिसकी वेजाइनोप्लास्टी उसके लिए शेड्यूल किया गया है। तो नर्स क्या एंटिसिपेट करती है कि सर्जन क्या ऑर्डर करेगा? तो सर्जन वेजाइनोप्लास्टी अगर उसकी होती है क्लाइंट की सर्जरी, तो उसके लिए सर्जन क्या ऑर्डर कर सकता है? फर्स्ट एनकरेज एम्बुलेशन, एम्बुलेशन के लिए, वॉक के लिए उसको एनकरेज करेगा। सेकंड एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, बेड के फुट को एलिवेट करने के लिए। थर्ड अप्लाई मॉइस्ट कॉम्प्रेसेस टू द यूट्रस, यूट्राइन प्रोलैप्स है इसलिए उसको मॉइस्ट कॉम्प्रेस करने के लिए बोलेगा। फोर्थ सपोर्ट द प्रोलैप्स्ड यूट्रस विद अ सैनिटरी पैड, जो यूट्राइन प्रोलैप्स हो चुका है उसको सैनिटरी पैड से सपोर्ट करने के लिए बोलेगा। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑर्डर आपको लग रहा है, यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा? 3rd ऑप्शन, अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेस टू द यूट्रस। क्योंकि प्रोलैप्स हो चुका है, वो भी 3rd डिग्री है, तो वहाँ पे अल्सर की जो रिस्क है वो रहता है। तो अल्सर फॉर्मेशन ना हो उसके लिए हम जो क्लाइंट को मॉइस्ट कंप्रेस करने के लिए बोलते हैं, अप्लाई करते हैं। Moist compresses may be ordered to prevent the ulceration. Ambulation is contraindicated. It will predispose to development of ulceration. क्योंकि प्रोलैप्स हो चुका है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो एम्बुलेट अगर क्लाइंट करेगा तो उससे जो अल्सर की फॉर्मेशन होती है। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ इनइफेक्टिव बिकॉज द ग्रेविटी अलोन डज नॉट करेक्ट द प्रोलैप्स, क्योंकि प्रोलैप्स पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा। और फोर्थ में सैनिटरी पैड से उसको सपोर्ट करना है, इससे कुछ नहीं होता है, शुड बी अवॉइडेड एंड इट कॉज द इरिटेशन। तो मॉइस्ट जो कॉम्प्रेसेस हैं वो ऑर्डर कर सकता है सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर परफॉर्मिंग ल्यूपार्ड मैन्यूवर ऑन अ लेबरिंग क्लाइंट, अ नर्स डिटरमाइंस दैट द फीटस इज इन राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर पोजीशन। Where should the Doppler be placed to best auscultate fetal heart tones? ल्यूपार्ड मैन्यूवर कर चुके हैं, तो उसके बाद जो पोजीशन है फीटस की वो कहाँ है? राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, आरओपी पोजीशन है। तो डॉपलर है वो कहाँ प्लेस करना है? टू ऑस्कल्टेट द फीटल हार्ट टोन्स। अगर फीटल हार्ट रेट को सुनना है तो जो डॉपलर है वो हमें कहाँ रखना है? एब्डोमेन पर। फर्स्ट अबव द अम्बिलिकस इन द मिड लाइन, मीन्स अम्बिलिकस के ऊपर और मिड लाइन पर। सेकेंड अबव द अम्बिलिकस ऑन द लेफ्ट साइड, अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड पे और ऊपर की तरफ। बिलो द अम्बिलिकस ऑन द राइट साइड, अम्बिलिकस के नीचे राइट साइड में। फोर्थ बिलो द अम्बिलिकस नियर द लेफ्ट ग्रोइन।
एम्ब्लिकस के नीचे और लेफ्ट ग्रोइन की तरफ। तो यहाँ पे पोजीशन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बताई गई है, कौन सी है फीटस की राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन। तो यहीं से आपको आइडिया आ रहा है, अगर फीटस आरओपी पोजीशन में है, राइट साइड में है, तो फीटल हार्ट भी हमें किस तरफ सुनाई देगी, राइट साइड भी सुनाई देगी, राइट तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में जो है सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारे वैसे ही गलत हो जाते हैं, और बाकी हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन बिलो द अम्बिलिकस ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड में हमारा जो आरओपी पोजीशन होती है वहाँ पे मोस्टली जो फीटल रेट हार्ट रेट है वो हमें अम्बिलिकस के नीचे सुनाई देती है, और राइट पोजीशन है तो राइट साइड में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Fetal heart tones are the best ausculted through the fetal back because the presenting part is in the right occiput posterior position. The back is below the umbilicus and on the right side. जिस तरफ पोजीशन होती है उसी तरफ क्या है कि जो फीटस के बैक होगी, शोल्डर वहीं पे होगा, तो वहीं पे जो फीटल हार्ट रेट हमें सुनाई देती है। 8th क्वेश्चन क्या चलते हैं। अ प्रेग्नेंट वुमन रिपोर्ट्स नोजिया एंड वॉमिटिंग during the first trimester of pregnancy, an increase in which hormone should the nurse explain in the precipitating cause of the nausea and vomiting। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वुमेन का, प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और नोजिया वॉमिटिंग उसको हो रहा है। तो आपको बताना है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग जो प्रेसिपिटेटिंग कोज है, मीन्स किस हार्मोन की वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, थर्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोर्थ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो अगर आपको याद होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से जो क्लाइंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। Secreted in large amount by the placenta during gestation, and the metabolic changes associated with the pregnancy can precipitate nausea and vomiting in early pregnancy। क्योंकि जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है वो यहाँ पे जेस्टेशन मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9th। A client is scheduled for a non-stress test in the 37th week of gestation. A nurse explains the procedure, which statement demonstrates that the client understands the teaching। क्लाइंट है 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मीन्स 37 वीक उसका चल रहा है प्रेगनेंसी में। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट उसको शेड्यूल किया गया है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में जो नर्स है क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रही है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो क्लाइंट को समझ में आ गया है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट में है एन आईवी विल बी नीडेड टू इंजेक्ट द मेडिकेशन। इसके लिए हमें आईवी जो इंट्रावेनस लाइन है वो चाहिए होती है मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए। सेकंड, माय बेबी मे गेट वेरी रेस्टलेस आफ्टर दिस प्रोसीजर। जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद जो बेबी है वो रेस्टलेस हो जाएगा। थर्ड, आई होप दिस टेस्ट डज नॉट कॉज माई लेबर टू बिगिन अर्ली। किस टेस्ट से कि है मेरा जो लेबर है वो मीन्स जो लेबर पेन है उसको जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ, इफ़ द हार्ट रिएक्ट्स वेल माई बेबी शुड डू ओके व्हेन आई गिव बर्थ। फोर्थ में क्या है कि अगर जो हार्ट है वो अच्छे से रिएक्ट करता है तो इसका मतलब है जो बेबी है वो क्या है, ठीक है। व्हेन आई गिव द बर्थ, जब वो मदर है बर्थ के टाइम जो बेबी ठीक होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ है। कि आप सभी को पता है कि नॉन स्ट्रेस जो टेस्ट है जब रिएक्टिव होता है तो क्या है वो नॉर्मल होता है। द नॉन स्ट्रेस टेस्ट इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ द फीटस टू मूवमेंट एंड एक्टिविटी। क्या करता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट कि जो फीटस की मूवमेंट और एक्टिविटी के रिस्पॉन्स को इवेलुएट करता है। और रिएक्टिव टेस्ट इंडिकेट दैट द फीटस इज हेल्दी, मीन्स अगर वो रिएक्टिव टेस्ट हमारा आता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट तो बेबी क्या है, फिटस क्या है, हेल्दी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि अगर हार्ट अच्छे से रिएक्ट करता है तो बेबी क्या है, हेल्दी होगा। 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाउ डज द नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज टू फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। फर्स्ट, सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव
सर्वाइकल जो डायलेशन है प्रोग्रेसिव होता है ट्रू लेबर के अंदर। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप व्हेन द क्लाइंट्स वॉक्स अराउंड, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाती हैं जब क्लाइंट वॉक करता है। थर्ड, क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस ओनली इन साइड लाइंग पोजिशन, जब क्लाइंट साइड लाइंग पोजिशन लेता है तभी क्लाइंट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती हैं। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्शंस ऑकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन्स रप्चर, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शंस एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ट्रू लेबर के बारे में जो करेक्ट है, जो फॉल्स लेबर से उसको अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइकल डायलेशन इज़ प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। और जबकि फॉल्स लेबर में सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे जो डल पेन है वो क्लाइंट को देखने को मिलता है। तो प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ ट्रू लेबर। जो ट्रू लेबर में पेन के साथ है, पेन के साथ सर्वाइकल डायलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन हम यहीं भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।